दुनिया में ना अगले 4-5 साल में यू विल सी $multi-billion कंपनीज बीइंग रन बाय 10 people. मैंने गूगल को एक प्रेजेंटेशन भेजी, वाई यू शुड हैव एन ऑफिस इन इंडिया. कम 2005 दे गेव मी एन ऑफर टू बी वन ऑफ द फर्स्ट एम्प्लॉइज ऑफ द कंट्री. स्टार्टअप की जर्नी में ना एक अर्ली स्टेज होती है, फिर एक स्टेज होती है मिडिल स्टेज. सो विच इज द टफेस्ट स्टेज? व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज किस स्टेजेस में क्या चीज इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली स्टेज, तो सर थोड़ा सा आपकी पहले जर्नी के बारे में भी सुनना चाहेंगे. एक्चुअली कहानी शुरू होती है कॉलेज के हॉस्टल से. इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट क्लासिफाइड वेबसाइट मैंने अपने हॉस्टल रूम से चालू करी. जिस जगह पे मैं जॉब करता था वो भी एक इंटरनेट कंपनी थी. एक उन्होंने बिजनेस मैगजीन खोली तो सीईओ ने देखा लेफ्ट साइड पे उनकी फोटो और राइट साइड पे मेरी फोटो. उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्होंने कहा भाई साहब आप आज रिजाइन करिए. How does someone start thinking about building a business in India, which could be AI? इंडिया में बहुत बड़ा ट्रेंड है डायबिटिक्स कंट्रोल करने का, हेल्थ पे ध्यान देने का. बहुत ही फास्ट एक एआई पे हेल्थ कोच बन सकता है. Why have you written a book, Brick by Brick? What's it all about? सबसे बड़ा रीजन लिखने का ये था, I was writing to myself 25 years back. So Manish will never settle. Manish कुछ ना कुछ नया ढूंढते ही रहेंगे. सेटिस्फैक्शन और हंगर को ना मिक्स कर देते. सेटिस्फैक्शन तो आपको उसी दिन हो जानी चाहिए जिस दिन आप एज अ ह्यूमन लाइफ में पैदा हुए. उसके बाद है हंगर. मेरे को लगता है Awesome, thank you so much मनीष. आप एक बड़े विजनरी हैं. आपसे मैंने बहुत बार सीखा है, कितनी बार हम GSF इवेंट पे मिले हैं, बट आज ब्रिंगिंग यू टू माई ऑफिस, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल. इट्स माई प्लेजर कंप्लीटली. और आई थिंक बड़ा रीजन वॉज दिस बुक विच यू जस्ट रिटन विच इज ब्रिक बाय ब्रिक. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. वाई हैव यू रिटन अ बुक? व्हाट्स इट ऑल अबाउट? I know it's about entrepreneurship for sure, but I read a glimpse of it, loved it. थोड़ा इससे शुरू करते हैं. बिल्कुल आकाश. तो मेरा सबसे बड़ा रीज़न लिखने का ये था, आई वॉज राइटिंग टू माई सेल्फ 25 years बैक. दिस 25 years ऑफ जर्नी सो फार ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें क्या हुआ कि कई सक्सेसेस, ज़्यादा फेलियर्स, समय ऊपर नीचे, लंबी जर्नी और काफ़ी टाइम तो मैं कहता हूँ एंटरप्रेन्योर की जर्नी लंबी, लोनली और बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जाती है. और आई थिंक काफ़ी कुछ सीखा और बहुत लोगों ने हेल्प किया और काफ़ी पूरी लाइफ में कुछ कुछ डिग्रीज बड़े लोगों की राइट सजेशन से चेंज हुई. तो इन सम वे आई वांटेड टू गिव बैक. तो मेरे को लगा कि अगर मैं अपने आप को 25 साल पहले वो शायद सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मैंने सीखी अपनी मिस्टेक से, अपने एक्सपीरियंसेस से, और वो टू अ मिडिल क्लास एवरेज एकेडमिकली एवरेज पर्सन हु हैज़ एस्पिरेशन कि वो मैं बिजनेसमैन बन सकता हूँ, या वो अर्ली फर्स्ट स्टेज एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है. तो क्या क्या सीखा मैंने अपनी गलतियों से, मैं वो इसको एक कहानी के तौर में बताना चाह रहा था. तो मैंने अपनी कहानी यूज़ करी, लेकिन मोस्टली मैंने वो एक्शनेबल इंसाइट्स डालने की कोशिश करी हैं एज कैंडिडली एज आई कैन. तो दैट वाज द मेन पर्पस, टू इंस्पायर एंड एस्पायर. Yeah, that's so nice. Give back, right? I think one of the reasons why we started this podcast is the same, right? कि आपकी जर्नी और मेरी जर्नी और बहुत सारे जो accomplished लोग आते हैं. इनफैक्ट संजीव came on the podcast, संजीव बिगचंदानी, right? lot of amazing individuals have come in. मनोज कोहली जी came on the podcast. तो यही है कि अगर हम अपनी ऑडियंस को स्टार्टअप करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए कुछ सिखा सके तो बढ़िया है, राइट? इंडिया की $multi-trillion बनाने के लिए हम लोग एक छोटा सा पेग भी हम डाल सकें, एक छोटा सा इंसाइट डाल सकें, थोड़ी सी एस्पिरेशन डाल सकें. आई थिंक ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी. और बिजनेस, इंडिया में बिजनेस करने वाले लोग बहुत कंट्रीब्यूशन करेंगे इंडिया को आगे ले जाने के लिए. आई एग्री. तो आप जो कर रहे हो और हम लोग सब, ये हमारा फर्ज बनता है टू गिव बैक. I feel so. And yeah, I mean, we can't give so much capital, but at least we can give some knowledge so that people can create businesses which can give jobs and create more capital for the country, right? So nice, sir.
तो सर थोड़ा सा आपकी पहले जर्नी के बारे में भी सुनना चाहेंगे, बिकॉज द ऑडियंस वुड लव टू नो. आई नो यू सेड मिडिल क्लास person with an average academics, with no connections, and built so many businesses, right? So give a glimpse of where it all started, which is the highest point of your life that you can take the audience to, and which is the lowest point. ये तीन चीजें बताइए. Where it you started, what is the high, what was the low? तो एक्चुअली कहानी शुरू होती है कॉलेज के हॉस्टल से. रीज़न मैं एक बिजनेस स्टार्ट किया इसलिए था क्योंकि जब आप कॉलेज के आखिरी कुछ सालों में आते हो ना, तो नौकरी की चिंता होनी शुरू हो जाती है कि अब तो बहुत ऐश कर लिया है, बहुत इंजॉय कर लिया है, लेकिन नौकरी भी करनी है, जॉब भी लेनी है, ऑन कैंपस जॉब लेनी है. And you were in Delhi? आई वॉज स्टडिंग फ्रॉम इंदौर. आई वॉज डूइंग माई MBA फ्रॉम इंदौर. इंदौर यूनिवर्सिटी से मैंने MBA करा. और जब लास्ट का ईयर आया, हमने कहा यार ये क्या करें, अब नौकरी कैंपस होएगा अगले साल. तो सोचा कि यार कुछ अलग किया जाए, कुछ डिफरेंट किया जाए. एंड आई थिंक वो डिफरेंट करने की हसल शायद कहीं ना कहीं बचपन में मेरे में आ गई थी. एंड गोइंग आउट, और एक फियर ना होने की हसल आ गई थी, मसल बन गई थी. आई थिंक दैट इज़ वॉज बिकॉज ऑफ माई पेरेंटिंग. मैं वी कम फ्रॉम अ विलेज. तो वो कि भाई देखी जाएगी, कुछ भी होएगा देखी जाएगी, कर लेंगे. तो कॉलेज के बीच के टाइम पे कुछ कुछ बिजनेस शुरू किए, PCO के बूथ पे बैठ के, और यूनिफॉर्म्स बेच के, हायर टैक्सी चला के. तो बड़ी सारी चीज़ें ऐसी करी. इनफैक्ट मेरे को याद आया कि अगर 1998 में हम लोग शायद एक इंदौर से पीतमपुरा की एक टैक्सी चलाया करते थे. जाते थे वहाँ यूनिफॉर्म्स बेचने, लेकिन साथ में हम सवारियाँ भी बिठा लेते थे. तो मतलब बड़ी सारी चीज़ें करी. आई थिंक ये एक हसलिंग माइंडसेट था. लेकिन तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, और जब जॉब लगने की मारी आई तो हमने कहा यार एक काम करते हैं, एकेडमिक्स के हिसाब से तो हमारा होना नहीं, तो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को स्ट्रॉन्ग करते हैं. उस समय इंटरनेट वॉज एट अ वेरी नेसेंट स्टेज. 1998 एक्चुअली. एंड बट द एंट्री पॉइंट वॉज वेरी ईजी. Anyone could probably create a website, start a business, etc. And ये ना एक बड़ी ब्यूटी है एक नई इंडस्ट्री को पकड़ने की, कि उसमें एंट्री पॉइंट्स जो है ना, वो उस समय आपके बहुत लो होते हैं. मतलब यू कैन एंटर. आप भी जब शायद इस बिजनेस में एंटर करे होंगे, उस समय ना कम कंपटीशन, कम सोच, कम लोग सोचते थे. ईवी था ही नहीं. राइट. जब आपने 2017 में स्टार्ट किया, तो जब 1998 में, एंड मैं आपकी ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक ट्रेंड को, एक इंडस्ट्री को लोगों से पहले पकड़ लें, अर्ली पकड़ लो, हाँ, तो आपका एंट्री पॉइंट बहुत ईजी हो जाता है. तो वो 1998 में हमने कहा चलो यार एक काम करते हैं, इंटरनेट बहुत लोगों को पता नहीं है, वेबसाइट बनाते हैं. और इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट क्लासिफाइड वेबसाइट मैंने अपने हॉस्टल रूम से चालू करी. गॉड वॉज काइंड, हमारे एफर्ट्स सही तरह लगते रहे, एंड दैट बिकेम वन ऑफ द टॉप 10 वेबसाइट्स इन द कंट्री. करते करते जिसके लिए बिजनेस शुरू किया था नौकरी लगने का, आई बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन द कैंपस टू गेट द जॉब. वाओ, दैट्स अमेजिंग. दैट बिकेम द फर्स्ट रीजन टू एक्चुअली स्टार्ट माई बिजनेस. एंड यू टुक दैट जॉब. आई टुक दैट जॉब, एंड आई टेल यू व्हाट, व्हाइल आई वाज डूइंग दैट जॉब, मैं बिजनेस भी करता था. सुबह जॉब करता था, शाम को बिजनेस करता था. और एक दिन जिस जगह पे मैं जॉब करता था, वो भी एक इंटरनेट कंपनी थी, और एक उन्होंने बिजनेस मैगजीन खोली, तो CEO ने देखा लेफ्ट साइड पे उनकी फ़ोटो और राइट साइड पे मेरी फ़ोटो. तो उन्होंने मेरे को बुलाया. उन्होंने कहा भाई साहब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप आज रिज़ाइन करिए. मैं कहा सर रिज़ाइन करवा रहे हो? इसी के लिए तो मैंने, जॉब के लिए तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था. कह रहे नहीं, यू डू नॉट नो वॉट यू हैव गॉट ऑन, एंड resign today and take this full time. That was my first advice by an unknown mentor, to say take it full time. So this is how my journey of entrepreneurship really started. But जब start किया तो 2000 में .com crash आ गया. And that business actually, it was called kabadibazaar.com. It was India's first website, classified website in the country. Became the top 10. I got term sheets, etc. Everything, investment commitments, etc. But wrong timing, .com crash हो गया. And मैं बॉम्बे से दिल्ली आ रहा था टर्म शीट हाथ में लेते हुए. मेरे को लगा यार अब तो ये पेपर इज नॉट वर्थ एनीथिंग.
ना रही जॉब, ना रहा बिजनेस. You had quit by then, है ना? Quit at that time. तो ना रहा जॉब, ना रही बिजनेस. तो so that was the first success failure combination kind of stuff. तो फिर उसका जर्नी आगे बढ़ती है. आपने फिर से दूसरा सवाल पूछा, हाई पॉइंट और लो पॉइंट. Yes. बहुत हाई पॉइंट्स और बहुत लो पॉइंट्स हैं, बट सबसे ज़्यादा लो पॉइंट रहा व्हेन आर ई कॉमर्स वेंचर, जो आज के जो ई कॉमर्स लीडर्स हैं इंडिया से, वी वर वेरी अर्ली, वी वर फाइटिंग ईच अदर लाइक, बट इट वॉज अ कैपिटल गजलिंग बिजनेस एंड वी वर रेजिंग मल्टीपल मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिकॉज ई कॉमर्स बिजनेस, प्रोडक्ट ई कॉमर्स बिजनेस, आप एक इंडस्ट्री शेप कर रहे थे और कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट था. वो कैपिटल की कमिटमेंट किसी वजह से टाइमली हमारे बिजनेस में नहीं आई, एंड वी हैड टू सेल आउट दैट बिजनेस टू आर कॉम्पिटिटर. इट मे बी अ प्रॉफिटेबल एग्जिट, बट ना वो कहीं सपना टूट गया. बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक इंडस्ट्री क्रिएट करने का वो सपना टूट गया. दैट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट वेयर आई कुड से फ्रॉम अ बिजनेस. मतलब दैट फेलियर हैज एक्चुअली टॉट मी अ लॉट, एंड इट्स कवर्ड इन 3 चैप्टर्स उसी के बारे में लिखे हैं, in a form of a story की, because it taught me fundraising, it taught me managing investors, it taught me what not to do when you are running a business that is a capital guzzling business. तो cash flow and art of, अगर आप एक बिजनेस ऐसा चला रहे हो ना जिसमें कैपिटल इज द मोट, तो उस बिजनेस के लिए आर्ट ऑफ फंड रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आनी चाहिए. Can you double click on that? So I think a lot of people, there are 2 kinds of businesses. एक है businesses जो profitably grow कर सकते हैं. Right. उनमें there is revenue constantly coming in, and your cost of customer acquisition is lower than your revenue. Right. Then there are businesses which are winners take it all businesses. Right. These are businesses which have which are market creating kind of businesses. कि वो market थी नहीं, या वो habit forming, वो habit ही नहीं थी. So these are new kind of industries. They are very large businesses, but आपको ये grounds up वो market create करनी है, वो habit create करनी है, and winners take it all है. उसके लिए the only barometer is growth at any cost. It's not a wrong barometer. It's not wrong to have growth at any cost for such businesses. But इन तरीके के businesses के लिए एक co-founder के पास capital हमेशा, वो मतलब he should be a capital raising machine. Correct. क्योंकि business has to grow at any cost. True. You cannot see profit at early stages. Like for the next 5, 6, 7, 10 years. Which is today quick commerce is almost like that. Which is currently that industry, because it's a new habit forming industry. And if you start a quick commerce business and you do not know the art of कि मेरे को पैसे millions of dollars continuously कैसे raise करने हैं, and मेरे को investors को globally कैसे लेकर आना है इंडिया में इस business के लिए, तो वो business कहीं ना कहीं sustain कर ही नहीं पाएगा. तो आपको शुरू में क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका business किस तरीके का है. आपका बिजनेस स्मॉल फंड रेज करके एंड कॉन्टिन्यूसली धीरे धीरे सस्टेन, मतलब आप फिर भी ग्रोथ कर रहे हैं, फिर भी लीडरशिप के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्रॉफिट आ रहा है, या उसमें प्रॉफिट रेवेन्यू आ सकता है. श्योर. या आपका दूसरा बिजनेस है जो कि कैपिटल गजलिंग बिजनेस है. दोनों के फॉर्मूले अलग हैं फ्रॉम अ फंडर स्टैंड पॉइंट. आई थिंक ये बहुत बड़ी लर्निंग थी जब हम लेट्स बाय अपना ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे थे, विच वी हैड टू एग्जिट आउट टू फ्लिपकार्ट. I read about it, yeah. So and you were neck to neck. Very neck to neck. Wow. And I think taught me a lot of things. The founders of that business, with is Hitesh and Aman, my partners there. So we've had tearful days, but yeah, I look at hindsight only for learnings. वो कहते हैं ना, when you don't earn, you learn. So I think makes sense. So that was actually one of the lowest point in my life, at least in my business life. Great. And highest point? The first business that we created, which was Quasar, which was one of the largest digital media agency in the country. The first business after Kabadi Bazaar, we did another business that didn't do well, but this was technically the third business that grew like anything. ये एक ऐसा time था जब
इंडिया में ना इतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स होते थे, ना इतने ज़्यादा JVs एक्विजिशंस, कुछ नहीं होता था. बट हमारा बिजनेस हम ऐसा क्रिएट हुआ कि we could act, there were people who were they were global conglomerates who were kind of saying, hey, you know what, I want to do a acquisition of this business, I want to do a JV of this business. There were 2-3 large global conglomerates who were wanting a piece of this business. Wow. The real joy, that joy was the highest point. When you're in demand. When you're in demand, when your business is in demand, and it is your one of the first few businesses that became successful. And more than anything else, you know, there is an internal joy when it comes. वो I think that joy is very high point. उसके बाद in terms of money, in terms of success, I've had more businesses. But I think that the first joy of people eyeing for that business in a time in 2007-8, when, you know, this was still a very nascent industry. I think वो point internal joy का है. Nice. And you sold it out? I sold it out. Yeah, we sold that business out. And we were coming from a baggage actually कि Kabadi Bazaar got a very big acquisition offer. I said नहीं, हम इसको बहुत बड़ा बनाएंगे. And you know, and then another business kind of didn't do well. Kabadi Bazaar got shut down. So this was a time when we said, you know what, hey, this business, if we exit out, it will give us our families a lot of sustainability. It will be a lot of our team would make a lot of capital. We as entrepreneurs will feel a lot more successful doing that. उसके बाद of course एक चीज़ बाद में पता लगी, good managers buy, don't sell. Yeah. So which we did in our next business. We bought a lot of companies. We exited out later, but we bought a lot of businesses. We aggregated. We said कि बेचना नहीं है इस बार बड़ा business बनाना है. So I think that first business exit which we did gave us the wings to fly. A security, wings to fly. But एक चीज़ बताओ, I think इतने सारे business आपने बनाए हैं, and I think after that Tyru and Smile Group and so many things, right? And मतलब how does someone get that much of, I would say, energy or passion or optimism to fail or fail success but not there and stuff and still keep trying? Because a lot of people fear कि मैं तो start ही नहीं कर पाऊंगा failure के कारण. वो I can see that you've done so many. तो वो कैसे लोग सीखें? यार curiosity एक बहुत बड़ी मसल है. I think continuous curiosity and continuous seeking of knowledge. In fact, my partner says this. He says Saraswati ji will be ahead of Lakshmi ji, या Saraswati ji will drive Lakshmi ji. तो ये हम नॉलेज इकोनॉमी में घूम रहे हैं. और क्यूरियोसिटी अगर आपके में रहेगी तो आई थिंक इट विल कॉन्टिन्यूसली, मेरे को लगता है आपके में एक एनर्जी रहेगी अंदर टू क्रिएट न्यूअर बिजनेसेस और टू कॉन्टिन्यूसली ग्रो योर करंट बिजनेसेस और टू कॉन्टिन्यूसली हैव लार्ज ड्रीम्स. आज जो आपका ड्रीम है टू मेक जिप एज लाइक 500,000 EVs ऑन द रोड, इट्स अ बिग ऑडेशियस गोल. लेकिन वो क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके में एक कैपेबिलिटी ऑफ ड्रीमिंग बिग है, एक क्यूरियोसिटी है कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, करके देखेंगे, करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वहाँ पर दिस हैज आज भी ड्राइव कर रहा है. हम तो बिजनेसेस आज भी बना रहे हैं बिजनेसेस. तो ये क्यूरियोसिटी ऑफ कॉन्टिन्यूसली is helping us to kind of have that energy. और I think टेक्नोलॉजी बिजनेस में थोड़ा सा ये भी है कि हर 5-10 साल में कुछ नया आ जाता है. And you don't want to lose out. हाँ, और आज देखिए हम AI के वर्ल्ड में हैं. तो आज हमारे जो हम बिजनेसेस सपोर्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो AI में हैं. आपने EV में किसको पता है कि आप आज से 10 साल पहले किसी को बोलते हैं EV का, किसी को पता नहीं था. आज कोई 10 साल बाद ये नहीं सोच सकता कि AI किस फॉर्म में आएगा. मेरे को लगता है क्या पता जिप
आगे ड्रोन्स बनाने लगे, ड्रोन We already have a drone company as invested by Zip. सो यू नेवर नो वेयर विल, तो टेक्नोलॉजी बिजनेस का एक ये थोड़ा सा है कि इट इज अ कंटिन्यूअसली मूव, Fun है फन है उसमें। कुछ ना कुछ नया हो रहा है. हाँ, that's true. So Manish will never settle. मनीष कुछ ना कुछ नया ढूंढते ही रहेंगे, या कभी सेटल भी होना है, मतलब वो कब होता है किसी? सेटिस्फैक्शन और हंगर को ना मिक्स कर देते हैं। बहुत लोगों से अगर आप पूछोगे ना कितने लोग सेटिस्फाइड हैं, बहुत कम हाथ खड़े करते हैं। और मैंने बड़े एक्सपेरिमेंट्स बहुत जगह करे हैं, बड़े कम हाथ खड़े होते हैं सेटिस्फैक्शन पे। बट मेरे को लगता है सेटिस्फैक्शन तो आपको उसी दिन हो जानी चाहिए जिस दिन आप एज अ ह्यूमन लाइफ में पैदा हुए और होपफुली आपके मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स सही तरह काम कर रहे हों और आप एक अच्छे घर में पैदा हुए, आपके पास पेरेंट्स हैं। आई थिंक सेटिस्फैक्शन तो उसी दिन आ जानी चाहिए। उसके बाद है हंगर, मेरे को लगता है वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। So well said. People try and generally mix this कि when will you settle, when will you be satisfied. I think satisfaction is there, but curiosity and hunger to continuously create an impact वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मेरे को लगता है मरते दम तक नहीं होनी चाहिए। इट्स एडवेंचर। Continuously dreaming. किसने मेरे को एक बड़ा अच्छा बोला, कह रहा यार अगर आप ड्रीम ही बड़ा नहीं करोगे ना जो फ्री का है, तो करोगे कैसे बड़ा? सही बात है, उसके थोड़ी पैसे लग रहे हैं। कम से कम ड्रीम तो बड़ा करो। बिल्कुल। और उसके बाद ठीक है एक्शन करते रहो, बड़ा हो जाएगा, लेकिन ड्रीम करना। इनफैक्ट इफ आई वर टू गिव माई सेल्फ वन थिंग टू थिंक अबाउट टू माई सेल्फ यंगर, आई वुड से आई शुड हैव ड्रीम्ड फार बिगर, which of course I learned over a period of time, but I should have dreamt far bigger. Really? Maybe my paths would have been different. So dream basically you feel that, and this is for the audience, that अगर वो बहुत बड़ा सोचने लग जाए आज, तो बहुत लोग बोलते हैं कि यार वो तो मतलब maybe you're mad, you're hallucinating, and maybe I'm just bringing a very different angle. Sometimes it leads to depression also. कि यार मैंने तो बहुत ज़्यादा सोच लिया, right? I'm just thinking about that. So is there a way to balance that also, या फिर there's no harm? I talk about a framework in my book called DARE framework, DARE. DARE framework में सबसे पहला important है dreaming. Dream as big as possible. ठीक है, create your north stars very big. But उसके बाद जो action है ना, the A for action in DARE, that needs to be relentlessly on a daily basis towards that dream, and at each with having smaller milestones. Cut it out, keep cutting it out. So what बड़ा ड्रीम करने से ना सिर्फ एक बहुत बड़ा रास्ता और दिमाग खुल जाता है, लेकिन एक्शन करते हुए छोटे माइलस्टोन्स को ध्यान रखना जरूरी है। तो मैं ब्रिक बाय ब्रिक का नाम भी इस तरीके से है कि आपने एक बहुत बड़ी दीवार बना, आप देखिए कभी कभी घर बनाना शुरू करते हो, एक दीवार बनाना शुरू करते हो, अगर आप सिर्फ यही सोचते रहोगे यार ये दीवार कैसे बनेगी इतनी बड़ी, आपका काम है दीवार को विजन में रखना, घर को विजन में रखना, लेकिन हर रोज तो आपको हर समय एक ही ब्रिक सही तरह लगानी है। आपका उस दिन का काम है सिर्फ वो एक ब्रिक सही तरह लगाना। तो वॉल ने आपको एक डायरेक्शन दे दी, आपके एक्शंस को वेक्टराइजेशन मिल गई, एक डायरेक्शन हो गई है। सो देयरफॉर, और ना जिंदगी में ऐसा बड़ा टाइम आता है जब सपने पूरे हो जाते हैं, वॉल बन जाती है। तो इसलिए अगर सपना बहुत बड़ा होएगा तो वो आपको हमेशा प्रेरित करता रहेगा कॉन्टिन्यूस काम करते हुए, छोटे माइलस्टोन्स, बड़ा विजन। करेक्ट। वुड यू वांट टू कंप्लीट द RE आल्सो? बहुत इंटरेस्टिंग है। ड्रीम वेरी बिग, act relentlessly every day. Sure. R is relationships. Relationships drive the world. Relationships with your family, friends, founder, co-founder, partner, team, vendors, investors. I think कहीं ना ये जो relationships है ना, it is कौन, हिंदी में बोलते हैं कौन कब कहाँ किसको कैसे काम आ जाए पता नहीं। तो रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बट रिलेशनशिप्स के लिए मैंने लिखा इसके ऊपर, रिलेशनशिप्स का मतलब ट्रू रिलेशनशिप्स बनाना,
ट्रू हेल्प करना बिना ये सोचे समझे कि वो हेल्प मेरे पास वापस आएगी कि नहीं आएगी, या किसी को हेल्प कर रहा हूँ जान के कि वो मेरा इसमें काम आ जाएगा. आई थिंक अगर आप उस चीज़ को अवॉइड कर दें और ट्रू रिलेशनशिप्स बनाएं तो दे आर विद यू फॉर लाइफ. एंड लास्टली एज है. एज इज गिवन बाय सेरेंडिपिटी एंड ब्लेसिंग्स. ड्रीम, एक्शन, रिलेशनशिप्स, लेकिन जब तक ऊपर वाले की मेहरबानी नहीं होगी तो वो पूरा बनता नहीं है. वो डेयर नहीं होता है, तब तक वो डर रहता है. वो डेयर उस दिन हो जाता है जिस दिन द ब्लेसिंग्स और सेरेंडिपिटी आती है. तो वो आपको एज देता है. बिकॉज आई थिंक आई एम अ फैक्टर ऑफ बीइंग राइट टाइम राइट प्लेस. A lot of success comes from being right time right place. Yes, no doubt about it. मेहनत बहुत लोग करते हैं और वो राइट टाइम राइट प्लेस कौन लेकर आता है? वो कोई एक सुपर पावर है, सही बात. कोई कहीं की ब्लेसिंग्स हैं जो आपको उस जगह पे लेकर आता है, उस आदमी के सामने खड़ी कर देता है. शायद आप कभी लिफ्ट में किसी के साथ जा रहे हो और उसने कुछ बोला और जो आपको क्लिक कर जाए, तो आप उस लिफ्ट में उस समय होना अच्छे के लिए, तो वो दैट इज़ द एज. सो इसलिए वो डेयर का एक फ्रेमवर्क है. Dream, action, relationships and edge. Very nice, so nice and quite relatable because I believe in all these principles so much. And I'm sure if people learn about it, life becomes so simple. कि यार चार ही तो चीज़ें हैं. बिल्कुल सही बात है. So nice. एक बात बताइए, since you also invest in so many startups. I've seen your investors in Zoopy, Rapido. I think you put it on LinkedIn, so many investments. So what do you look at when you and you can talk a little bit about your startup investments. When did you start? Why did you start? When someone should start investing? Talk a little bit about that. Right. तो आकाश क्या हुआ कि after we exited our SVG media business to Dentsu, this is the business where we created one of the third largest digital. That was huge. Yeah, very very huge, and we were very proud of it. In fact, we were trying to take that company to IPO because. But at that point of time when we exited that business, India का IPO का इतना अच्छा tech IPOs weren't so popular. In hindsight, again, I think I should have kept it versus exited at that point of time. But again, that's another learning. I said entrepreneurship तो करनी. There are 2-3 ways. You continue to do business, or in our industry you become investor. I said यार just being an investor is okay. मतलब very respectful of all the investors. But I am more of an entrepreneur than an investor. सही बात है. My partner and in Smile, we were for long doing venture building. So we said कि यार ठीक है, let me start doing venture building. तो venture building is a cocktail of investing and entrepreneurship. So it is a new form of business building that we are doing. आप think about कि जब अर्स्टवाइल पहले ग्रुप्स बनते थे, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स बनते थे, तो वो जब नया बिजनेस स्टार्ट करते थे तो क्या कहते थे कि यार एक हमने इसके लिए एक नया CEO मैनेजिंग डायरेक्टर हायर किया है, वो ये बिजनेस बनाएंगे. हमारे फील्ड में हमने इसको रिवर्स कर दिया है. हमने कहा है कि यार फाउंडर्स बिजनेसेस बनाते हैं, हम फाउंडर्स के पार्टनर्स बनेंगे, अपने एक्सपीरियंस, कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आएंगे. फाउंडर अपनी एनर्जी, अपना पैशन एंड अपनी कैपेबिलिटी लेकर आएगा, एंड वी विल सर्व द फाउंडर. सो हमने अपना विजन बनाया, फाउंडर्स एज अस स्केलिंग फाउंडर्स. Wow. Even today what we do is we think of ideas that we would have done if we were entrepreneurs. We create those theses, हम लोग वो thesis बनाते हैं. Amazing. And then we go out and searching for founders who are already doing something similar. Okay. So whether it was gaming, so founder is Dilsher Malli and Siddhant. Sure. We are their venture builders and partners. Okay. So we come in minority, but we work with the teams, the founders, to help them probably accelerate their success. Wow. So we have gaming, digital media, we have AI, customer intelligence, edtech. And right now we are launching incubating a new consumer AI business. So all these are businesses that have come हमारे right to win और founder के right to win को merge करके. एंड मज़ा आता है जब आज भी आप शॉप फ्लोर पे आप फाउंडर के साथ मिलके काम कर रहे हैं और बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं. तो इट कीप्स आवर एंटरप्रेन्योर एनर्जी हाई
but we are technically investors in that business. But you're living it. We are living it. Living it with. We do it from the same office. अच्छा. साथ बैठ के काम करते हैं. 5 अलग-अलग entrepreneurs अलग-अलग businesses बना रहे हैं. You guys are there as mentors and Operators together. कि चलो यार. मालिक founder है. And you guys are minority. We are large minority in the companies, and our role is to guide, operate, be a true partner to that founder, even in crisis, सही बात है. from idea to IPO. And some of them that you can name in this, or and what do you call this? This is Smiles venture building group, and Zupi is one of them. Tyru is another one, which has been our business, and all Tyro is also now run by a CEO. by a founder, Siddharth Puri, who's the founder. Siddharth is the founder. Then we have Preplaced, which is our edtech business. Then Sign3, which is a consumer AI, consumer intelligence platform in AI, and a newly launched one is called HiAstro, which is a consumer AI company in astrology. Oh wow, so nice, amazing trends that you picked up, which is so nice. तो एक वो 18 साल के बच्चे को या फिर 18 साल के मनीष को अगर आप बोलोगे कि बिजनेस बनाना है, while he'll read the book quickly, but if you want to give those 3, 4, 5 points, right, कि क्या कर कि 18 साल से 20 साल 22 साल तक बिजनेस शुरू हो जाए, राइट, तो क्या बताना चाहेंगे आप? देखो, मैं आइडिया तो नहीं दे सकता क्योंकि आइडिया हर किसी के अंदर से आता है. इस बुक में मैं एक चैप्टर की बात करता हूँ कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी. उसके बारे में बात कर. ठीक है. जब मेरा कबाड़ी बाजार बंद हुआ, उसके बाद मैंने rediff.com में जॉब करी. There was one of the few surviving internet companies, and they were very gracious enough to give me a job, and I was. और अर्ली स्टार्ट करने का ना फायदा ये होता है कि अगर आपका फेलियर, आप जॉब कर लो, वापस आ जाओ, राइट. इफ यू आर स्टार्टिंग लेट, it these things don't come in. So I kept toying about ideas कि क्या करूँ, कौन सा आइडिया. That mind, once an entrepreneur always an entrepreneur. तो आपको कि अब कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूँ, while I was working for rediff.com. पर ये तो जब मैं कोई आइडिया डिस्कस करूँ तो 90% लोग उसमें कमियां निकाल दें. और ये हर फाउंडर और हर एंटरप्रेन्योर के साथ होगा, शायद आपके साथ भी होता होगा. आज भी कोई स्टार्ट कर रहा होगा कोई बिजनेस, तो 90% लोग उसमें कहेंगे नहीं यार, इसकी मार्केट छोटी है, इसकी मार्केट बड़ी है, इसमें मार्जिन कम है, इसमें मार्जिन ज़्यादा है, इसमें तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, अरे इसमें तू जीतेगा कैसे, थे बस तो पैसे नहीं है. बड़े सारे प्रॉब्लम्स आएंगे. तो ये 18, 20 साल, 21 साल, 25 साल का जो जिसने आज बिजनेस शुरू करना है, वो भी अपने आइडिया सोचता होगा, लोगों के पास ज़्यादा होगा, लोग प्रॉब्लम्स पहले बताते हैं. 100%. तो मेरे एक ऐसे फ्रेंड एडवाइज़र ने एक बोला, कह रहे हैं देखो, जो बिजनेस आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो, आप वो बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए. उससे क्या होएगा, एक तो बिजनेस 10 साल बाद वो कैसा दिखेगा वो किसी को नहीं पता. दूसरा, कोई बिजनेस आइडिया परफेक्ट नहीं होता है. एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर उस आइडिया को परफेक्ट करता है, पिवट करते करते, चेंज करते करते करता है. तो उन्होंने कहा इंपॉर्टेंट है कि आप, जैसे एक रॉकेट जब जाता है तो उसके अंदर वो एस्केप वेलोसिटी लेता है ताकि वो दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाए. तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्टेप लेना, बिजनेसमैन बनना, पहला बिजनेस स्टार्ट करना. जैसे आप वो करोगे, वो एक आपके लिए एक एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी दूसरे किसी एक ऑर्बिट में जाने की. काफ़ी लोग ये सोचते रहते हैं कि अरे यार वो इंजन स्टार्ट ही नहीं करते हैं. वो इंजन स्टार्ट करना ज़रूरी है. तो एस्केप वेलोसिटी लेना ज़रूरी है ताकि आप एक बिजनेस वर्ल्ड में आ जाएं, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, और उसका कोई वो बिजनेस आपको अंदर से अच्छा लग रहा है ना, कर लीजिए. सही है. और उसके बाद आपको ऐसे लोग मिलते रहेंगे जो उसको सपोर्ट करेंगे. उसके बाद आप वो बिजनेस चेंज भी करते रहेंगे, और वो बिजनेस 10 साल बाद क्या होएगा, कितना सक्सेस और फेलियर ना, तो भाई वो लाइनें लिखी हुई हैं. हाँ, सही बात है. तो वो तो दैट्स समवेयर, वो नॉट इन योर कंट्रोल. नॉट इन योर कंट्रोल. वो सिचुएशनल है, यू नेवर नो. तो इसलिए स्टेप लेना ज़रूरी है. इसलिए जो आज 18 से 20 साल, 25 साल जब का भी है, अगर आइडिया थोड़ा सा भी ठीक लग रहा है तो आप वो स्टेप लीजिए, एस्केप वेलोसिटी लीजिए, ताकि आप बिजनेसमैन बने, उस ऑर्बिट में आए कि आप अपने आप को बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर कहला सकें. बहुत अच्छा आंसर दिया आपने कि लोग ना इस चक्कर में शुरू ही नहीं करते, है ना. छोटा सा कुछ भी पसंद आ रहा है कर लो. और आकाश, जितनी जल्दी स्टार्ट करें ना,
उतना ज़्यादा अच्छा है। ये मेरी भी लर्निंग है, मैंने 10 साल बाद किया। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 साल भी ठीक है, लेकिन क्या है कि जल्दी से जल्दी, एक तो सही टाइम आज है या जल्दी है, तो आपकी, क्योंकि लाइफ में फेलियर्स को फेलियर्स के थ्रू जाने की एनर्जी और फेलियर्स के बाद वापस खड़ा होने की एनर्जी, वो एक अर्ली स्टेज में जब आप 20 से 30 साल के बीच में रहते हैं तो वो आपके पास बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, रेजिलियंस ज़्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं, देयर इज़ नथिंग टू लूज। नहीं भी चला तो क्या हुआ, जॉब वापस ले लो, वापस आ जाओ मुड़ के, ट्रू, लाइक इफ यू आर अ किड यू फॉल, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होएगा। एग्जैक्टली, एज अर्ली एज यू फॉल इट्स बेटर, यू कैन क्विकली राइज अप। तो वो एस्केप वेलोसिटी ने मेरा दूसरा बिजनेस स्टार्ट कराया, एंड दैट अगर मैं वो उस दिन नहीं लेता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं आपके साथ बैठा होता, और मैं शायद rediff.com में उसके बाद मेरे को गूगल से बहुत अच्छी ऑफर आई, तो मैं, वो लगता है मैं फिर उस डायरेक्शन में ही जाता रहता, मैं कभी बिजनेसमैन की डायरेक्शन में नहीं आया। तो रीडिफ करने के बाद भी आपने फिर बिजनेस किया, मतलब एक इंटरेस्टिंग बात आपके करियर में है कि आपने पहले नौकरी करी, फिर बिजनेस किया, फिर वापस नौकरी कर लिए। मतलब क्योंकि मेरे को बहुत डर था जब मैंने स्टार्ट किया ना, कि क्योंकि मैं एक अच्छी नौकरी में था, मेरे को इतना डर था कि अगर मैं फेल हो गया यार वापस नौकरी में ना, लोग बोलेंगे साले इतनी अच्छी नौकरी में था, तेरे को बोला था, तेरे को ही ज़्यादा था ना जीरो से स्टार्ट में। मेरे को बहुत डर लगता था इस बात से, बट आपकी ये बात सुन के मुझे आज बहुत अलग लग रहा है कि यार ठीक है, फेल हो जाते फिर नौकरी कर लेते, फिर वापस भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। बट वो एक ऐसा लगता है वो जो था, और मे बी सिंस आई स्टार्टेड अ लिटिल लेट आफ्टर 10 years ऑफ माई कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो मेरे को इनर्शिया बहुत ज़्यादा था। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं कुछ, आप एक कंपाउंड कर रहे होते हो अपनी जॉब में, उस कंपाउंडिंग को आप ब्रेक करके एक नई शुरू करते हो। तो मैं आपको इसमें एक बताता हूँ किस्सा क्या हुआ। मैं रीडिफ में जॉब कर रहा था, फिर हमने क्विज़र स्टार्ट करी, 5-6 महीने हुए थे क्विज़र स्टार्ट करे कि मेरे को गूगल उस समय इंडिया में एग्जिस्टेंट नहीं था, उसने अपना ऑफिस खोलना था, और गूगल में से लास्ट 1-1.5 साल से बात कर रहा था। तो और मैंने मैंने ऐसे दरवाज़ा नॉक किया, मैंने गूगल को एक प्रेजेंटेशन भेजी, वाई यू शुड हैव एन ऑफिस इन इंडिया। ये 2003 की बात होगी, 2-3 की बात होगी। तो उन्होंने मेरे से बात करना शुरू किया, और कम 2005, आई थिंक समवेयर इन मार्च अप्रैल और समथिंग, they gave me an offer to be one of the first few employees of the country. और उस समय वो सैलरी, वो RSUs, और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में आपको 26 साल की उम्र में आपकी उम्र की 2 गुनी सैलरी 2005 में मिल जाए तो आपका मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है। और क्विज़र स्टार्ट हुए 5-6 महीने हुए थे, और हमारे को कुछ अर्ली सक्सेसेस मिले, तो मैं वो लेके, एंड थैंकफुली इसमें मैं क्रेडिट दूंगा अपने फादर को और अपने पार्टनर का। क्या हुआ कि तो मेरे फादर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, कह रहे मनीष देखो ये ऑफर लेटर मिल गया ना। मैं कहा हाँ जी। कह रहे देखो बिजनेस स्टार्ट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, तो ऐसा है 2 साल करके देख लो, यू हैव टाइम ऑन योर हैंड। अगर नहीं हुआ तो ठीक है, आपको जो जॉब की आज डेजिग्नेशन दी गई है, जो सैलरी दी गई है, अगर आप अपने काम में अच्छे हुए तो समझ लीजिए उससे 20% कम में आपको वापस नौकरी मिल जाएगी। और अगर आप अच्छे हुए असली में तो आप स्पीड से आगे बढ़ जाओगे अपनी जॉब में। लेकिन जो माइन्यूट परसेंटेज लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तुमने वो उस एस्केप वेलोसिटी में आ गए, तो मेरे ख्याल से आप 2 साल इसको करते रहो, गूगल को मना कर दो। क्या बात है, that's a huge one from your dad coming out. Yeah, and from a dad who was doing a job. Amazing, that's such a forward looking thought. The good part is you've been recognized. There must be something in you that they have recognized, but now you have taken a path which is very less traveled by people. So take that path. You can always come back because time is on your hand, age is on your hand, and you will accelerate. No, and at that point having such a mentor or such a suggestion was also very important. Very important. बिल्कुल सही कह रहे हो। Yeah, और हर किसी की लाइफ में ना ये आते हैं, 1-2 suggestions, 1-2 pivotal moments. पिवटल मोमेंट आते हैं जो आपके लाइफ के कुछ डिग्रीज चेंज कर देते हैं। कि आप कैलकाटा से निकले, दिल्ली जा रहे थे, आपका वो 1 डिग्री भी चेंज हो गया तो आप बॉम्बे पहुंच गए। और ये ऐसे लोग आपके लाइफ में आते हैं, पूरी दुनिया बदल जाती है। हाँ, और विजडम ना इज टाइमलेस।
विजडम मेरे को ऐसा नहीं कि हमेशा ओल्ड टू न्यू मिलती है, न्यू टू ओल्ड भी, मतलब यंग टू ओल्ड भी मिलती है और ओल्ड टू यंग भी मिलती है, लेकिन विजडम हमेशा टाइमलेस है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ट्रस्टेड लोगों की आपको हमेशा फीडबैक लेनी चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, और अगर आपका चेंज हो गई डिग्रीज तो आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। इस पे थोड़ा सा और बताइए कि मेंटोरशिप, कनेक्शंस, नेटवर्किंग फाउंडर सर्कल में मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इज इट, बिकॉज ये भी लोगों को बहुत नहीं आता, राइट? एंड आई नो दैट आपने भी कहा बिना कनेक्शन के मैंने शुरू किया, एंड कैसे वो बने कनेक्शन, what are those things that people should look at? How do you build that initial mentor story or founder led networking story? आकाश, दो बातें कहूँगा मैं इसके अंदर। एक, मैं पकड़ता हूँ आपकी बात ऑन रेफरेंसेस, ऑन मेंटर क्रिएशन। तो कहानी से ही बताऊँगा कि मैं कबाड़ी बाजार चला रहा था। ऑथर तो अब तो कहानियां ही आपके पास। शायद बिल्कुल। तो एक ऐसे ही हुआ किस्सा, कबाड़ी बाजार में कर रहा था, उसके ऊपर मेरे पास सिर्फ एक ही डोमेन मैंने बुक किया, लेकिन किसी ने उसके सारे डोमेन नेम्स बुक कर लिए आजू बाजू के। तो क्योंकि इट वाज नॉट अ प्रॉपर इंग्लिश वर्ड, तो जब फेमस हुई कबाड़ी बाजार तो मेरे वहाँ पर ट्रैफिक कम था और बाकी उस जगह पे ट्रैफिक ज़्यादा था। तो मैं बड़ा निराश हुआ। मैंने किसी से पूछा, अरे इसको कैसे सॉल्व करने का? उसके लिए आपको एक आईपी लॉयर के पास जाना पड़ेगा। मैं इंदौर में पढ़ता था, निज़ामुद्दीन मेरी ट्रेन आती थी, और तो किसी ने बोला यहाँ पर एक आनंद करके लॉयर हैं जो इंडिया के सबसे बड़े आईपी लॉयर हैं। तो बिना कुछ सोचे समझे मैंने जाके सुबह उनका दरवाज़ा खटखटा दिया कि साहब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, आप सॉल्व करिए। बिना अपॉइंटमेंट, बिना रेफरेंस, बिना कनेक्शन। एंड मिस्टर प्रवीण आनंद, हु इज़ द आनंद के हेड हैं, उन्होंने सिर्फ समय नहीं दिया, मेरा केस फ्री ऑफ कॉस्ट फाइट किया और मेरे को इंजंक्शन दिलवाई हाई कोर्ट में अपने पूरे टीम के साथ। तो इस स्टोरी से मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि जो मेंटर और एडवाइज़र नेटवर्क है ना, वो अगर आप में ईगो नहीं होएगी ना हेल्प मांगने की, तो ये यूनिवर्स आपको हेल्प देगा। और रादर हेल्प मांगने की ईगो ना हो, तो एक और फिलोसफिकल चीज़ है कि जब कोई हेल्प करता है ना आपकी, रादर आप उसके कर्मा पॉइंट्स बना रहे हो कि वो आपको हेल्प दे सके। उसने भी हेल्प करी, लेकिन आपको डोर नॉक करते रहना चाहिए। कौन सा डोर खुलेगा ये नहीं पता, कब खुलेगा, कौन सा खुलेगा। लेकिन मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे अननोन लोग जिनके मैंने दरवाजे खटखटाए, कभी किसी के थ्रू, कभी किसी के थ्रू, उन्होंने हेल्प करी। तो ये तो हो गया मेंटर एडवाइजर। जो आप ये नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, आकाश, मेरे को ऐसा लगता है कि देयर इज लॉट ऑफ सुपरफिशियल नेटवर्किंग। अच्छा, मैं शायद उसमें बिलीव नहीं करता। मेरे ख्याल से वन, देर आर फ्यू सर्कल्स इन लाइफ। सबसे पहला सर्कल है पीपल हु मैटर टू यू, हु आर कोर पीपल। देन देर आर फ्रेंड्स, एंड देन देर आर एक्वेंटेंसेस। अगर आप एक बिना सोचे समझे, यू ऑलवेज हैव अ हेल्पफुल नेचर, तो वेदर यू गो इन नेटवर्किंग पार्टीज और यू डोंट गो इन नेटवर्किंग पार्टीज, और वेदर यू डू फोर्स्ड कनेक्शंस, ये नहीं चलते। पीपल लुक एट शैलो कनेक्शंस। बट अगर आप में हमेशा भाव रहेगा टू हेल्प अराउंड, टू हैव ट्रू रिलेशनशिप्स विदाउट थिंकिंग कि ये मेरे कब काम आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्यों आएगा, आई थिंक उस चीज़ को सबको साइड लगाए। रिलेशनशिप्स आर इंपॉर्टेंट, बट डोंट क्रिएट शैलो रिलेशनशिप्स, क्रिएट मोर डीपर रिलेशनशिप्स, एंड देन and help them go out without thinking, and then you create more solid, you create more respectful, deep relationships. So actually I am a very anti just networking kind of thing. I don't like it. I actually like यार आकाश के साथ डीपर रिलेशनशिप होना, चाहे कम बात हो, लेकिन जब बात हो डीपर बात हो। जब मैं आपको फ़ोन कर सकूं, आप मेरी हेल्प कर सकें, जब आप मेरे को किसी पे फ़ोन करें, तो शायद मैं एक डीप आपको जेन्युइनली हेल्प कर सकूं, विदाउट थिंकिंग कि आकाश
के साथ मेरा क्या कनेक्शन है, तो आई थिंक वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डीपर है. तो सो आई थिंक आई No, that's the right way to kind of build a connect or a friendship rather than just कि हाँ यार कार्ड लो फिर देखी जाएगी. It doesn't. आई डजंट वर्क. So AI is a mega trend, हाँ जी बिल्कुल, मज़ा आ रहा है. and I think a lot of businesses can be built in AI. But आप क्योंकि you are also a venture builder, at the same time you have been a builder yourself, and you're living in the world of AI now. So how does someone start thinking about building a business in India which could be AI led? कुछ आइडियाज एग्जाम्पल्स कुछ थॉट प्रोसेस आप दे पाएंगे? इनफैक्ट मेरे चैनल पे बिजनेस आइडियाज मैं बहुत देता हूँ. वेरी नाइस. और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जो आप देते हो, क्योंकि उसमें ना बड़ी रियलिटी है कि जैसे मैंने एक देखा आपका जिसमें आपने लिखा कि यार कॉपी करने से मत डरो. इतनी सारे बड़े बिजनेसेस बने वो कॉपी से बने, और कोई गलत नहीं है. इंस्पिरेशन लेना, कॉपी करना, इंस्पिरेशन करना, इसको ऐसे भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टार्ट करने के लिए. अपना तड़का लगा के आप बिल्कुल स्टार्ट करिए. तो आई थिंक मैं तो इस बात को, और वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा वो जब आप बात करते हो. तो आई थिंक यार मेरे को लगता है ये एक बहुत ही पिविटल मूवमेंट है टेक्नोलॉजी बिजनेसेस के लिए. एटलीस्ट मेरी लाइफ में 3 ऐसे पिविटल मूवमेंट आए हैं. एक तो इंटरनेट मूवमेंट था 1999-2000 का. उसके बाद मोबाइल मूवमेंट था 2008 के टाइम का, 7-8 टाइम का, जब मोबाइल एक नया डिवाइस बना, नया ऐप्स आ गई, एक बड़ा एक नया कंजम्पशन पैटर्न एक नया बन गया. तो इंटरनेट ने एक नया कंजम्पशन बनाया, मोबाइल ने एक नया कंजम्पशन बनाया, और आज एआई एक नया कंजम्पशन पैटर्न बना रहा है. और ये और जो मैंने बोला ना कि नई टेल विंड्स, नई इंडस्ट्रीज़ को जितनी जल्दी आप पकड़ सकेंगे उतना अच्छा है. तो आई थिंक मैं तो ऐसा मानता हूँ कि रेस अभी स्टार्ट हुई है, और इंडिया का इतना अच्छा टाइम है कि यूएस, चाइना, इंडिया और बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ ऑलमोस्ट एक साथ भाग रही हैं. हम आज हमारे यहाँ भी रिसोर्सेज हैं, कैपिटल है, एक्सेस है कि हम भी एआई में यहाँ से वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं. मतलब अगर चाइना डीप सीक बना सकता है तो शायद हमारे रिसर्चर्स भी डीप सीक टाइप की कोई एक बना सकते हैं पूरा फाउंडेशनल मॉडल. बट आई थिंक 2 तरीके के बिजनेसेस एआई में मेरे को लगता है, अपार्ट फ्रॉम दीज बिग इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशनल बिजनेसेस जो ज़रूर बनने चाहिए इंडिया में, और सर्वम बन रहा है, बहुत और भी बिजनेसेस बन रहे हैं यहाँ पर. लेकिन उसके अलावा आई थिंक फंडामेंटल शिफ्ट आएगा कंजम्पशन पैटर्न में एंड बिजनेस के वर्क फ्लोज में. तो आप किसी भी कंजम्पशन, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एनी कंज्यूमर बिजनेस वेयर प्रोपेंसिटी टू पे इज प्रूवन, कि लोग उसके लिए पैसे देते हैं, एंड वो आज एक ह्यूमन लेस वे में हो सकता है, उसको एआई अच्छी तरह सॉल्व कर सकता है, या ह्यूमंस को जो उस कंज्यूमर की सर्विस दे रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत हाईली इफेक्टिव तरीके से दे सकते हैं. तो आई थिंक वो बिजनेसेस बहुत अच्छी तरीके हैं, वो कंज्यूमर साइड बिजनेसेस हैं. बिजनेस साइड हैं कि अगर आपको किसी भी डोमेन में आप अगर अपने वर्क फ्लो में चेंजेस ला सकते हैं एआई के थ्रू, अगेन इसमें जहाँ पर अगर ह्यूमन एफिशिएंसीज को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं एआई से, चाहे वो आज छोटा सा भी कोई वर्क फ्लो है. मैं एग्जांपल देता हूँ, आज इतने लोग टैली में काम करते हैं, इतने लोग रोज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं, आज काफ़ी काम एआई एजेंट्स कर सकते हैं. एक ह्यूमंस की एफिशिएंसी को बहुत बढ़ा सकते हैं. तो आई थिंक एआई एजेंट्स किसी भी बिजनेस के वर्क फ्लो में यूज़ करा जा सकता है, और उस वर्क फ्लो को हम एक नया वर्क फ्लो बना सकते हैं, मोर इफेक्टिव वर्क फ्लो बना सकते हैं, और यहाँ से कंपनीज ग्लोबली बना सकते हैं. आई वुड लव कि आज से 4-5 साल बाद हमने एआई में ग्लोबली कंज्यूमर साइड में भी और बिजनेस साइड में अगर टॉप 100 कंपनीज देखी जाएं और उनमें से एटलीस्ट 1/3 कंपनीज इंडिया से हों, तो बहुत मजा आएगा. दैट विल बी अ गेम चेंजिंग मूवमेंट एंड अ मूवमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल एंटरप्रेन्योर्स लाइक अस, जो आप ईवी में कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखिए लॉजिस्टिक्स चेंज हो गया. आज अगर क्विक कॉमर्स का बिजनेस कहीं प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा है तो वो आप जैसे बिजनेसेस की वजह से है. ये एक पिविटल मूवमेंट चेंज आया है. सेम एआई एक ऐसा चेंज लेकर आ रहा है जिसमें कंज्यूमर बिहेवियर और बिजनेस का ऑपरेशंस काफ़ी चेंज होएगा. तो कहीं भी पकड़ लीजिए, मेरे को लगता है इस समय किसी को शौक होना तो ये वही वाला टाइम है एस्केप वेलोसिटी लेने का एआई वर्ल्ड में, क्योंकि कूद जाओ, क्योंकि 10 साल में 5 साल में तो ये ऐसा चेंज होएगा, ऐसा
बदलेगा, मज़ा आ जाएगा। No, you so rightly said, this is another mega trend. और अभी पकड़ लो, right? I think लोग थोड़ा सा स्ट्रक है कि शुरू कैसे करूँ. अभी छोटा सा आइडिया देता हूँ। इंडिया में बहुत बड़ा ट्रेंड है या डायबिटिक्स कंट्रोल करने का, हेल्थ पे ध्यान देने का। आज एआई पे एक बहुत ही फास्ट एक एआई पे हेल्थ कोच बन सकता है कि जिसके अंदर आप एक हेल्थ कोच बनाए हैं जिसके अंदर पीछे पूरा एआई लगा हुआ है। आप उसमें क्लिक करें कि आज मैंने ये खाया, तो आपको हर टाइम टू टाइम कोच करता रहे। चाहे आज अगर आपका वेट ज़्यादा है और आपको स्लिम होना है, अगर आपको एक्सरसाइजेस करनी है, तो आपको एक हेल्थ कोच बन सकता है। You keep feeding it and that keeps generating customized inputs for you. आकाश, दुनिया में ना अगले 4-5 साल में you will see multi-billion-dollar companies being run by 10 people. It's already happening. It's already happening. And just think about this health coach idea. It is valid across the world. Yeah. So if 5 people, 2 people, 3 people, technology guys can come together और वो ये बना लें और पूरी दुनिया में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर लें ऑन एप्स एटसेट्रा, क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। माइंड ब्लोइंग। So guys, this is the moment of AI. Jump into it. सोचो मत, है ना? Yeah. और नहीं होगा तो क्या नौकरी लग जाएगी, फिर कूद जाएंगे। एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, एंड दिस इज पर्सनली आई फील एंड आई टॉक टू अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, राइट? आई थिंक बुक पे आते हैं। बुक बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि यार मेरे को भी किताब लिखनी है, एंड इट्स ऑलवेज अ जर्नी, इट्स एन इनर्शिया, इट्स अगेन थिंग. When did you think about it? How does this process happen? How did you get into the process? Editing, publishing. थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं. हाँ, बहुत अच्छा रहा। मैं क्योंकि बहुत ही रिसेंट है तो मैं आपको बता सकता हूँ. आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, बुक लिखने का पर्पस क्लियर होना चाहिए. आई थिंक वहाँ से स्टार्ट करते हैं. मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में एक था कि मैं क्योंकि बुक्स पढ़ता था तो मेरे दिमाग में एक था कि यार आई शुड जस्ट नॉट रीड एवरीवन स्टोरी, मैं अपने आप में एक स्टोरी हूँ. तो एक तो ये दिमाग में था, लेकिन मैं तब तक नहीं कर पाया जब तक मेरा पर्पस क्लियर नहीं हुआ. तो आई थिंक स्टेप नंबर 1 इज़ क्लियर द पर्पस, कि पर्पस क्या होना चाहिए. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आप लिखना शुरू करिए. फिर वही है, अगर पर्पस क्लियर हो गया तो लिखना शुरू करिए. थर्ड, अगर आपके पास समय नहीं है तो गेट इन अ घोस्ट राइटर. अच्छा. या तो मैंने फ्रेमवर्क बनाया, लेकिन मेरे साथ there was a partner who helped me ghost write. Wow. Right, and she helped me do that. Then I think the fourth step is get in a good publisher, because good publisher, और अगर नहीं है तो सेल्फ पब्लिश कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, वो भी हो सकती है. एंड लास्टली है बुक लिख दिया जाए, पर्पस क्लियर हो, बुक लिख दिया जाए. लास्टली है टू हेल्प इट डिस्ट्रीब्यूट एंड डू मार्केटिंग ऑफ इट. तो आई थिंक इट स्टार्ट्स विद पर्पस and ends with distribution, like any product. Right. Distribution is more important than the product, and purpose is most important in the product. And which is the toughest stage? Maybe finding the publisher or distribution, or the initial ones? I think finding the right reason to write the book. Is it? जिस दिन वो क्लियर हो गया ना आपके दिमाग में, जिस दिन वो ड्रीम क्लियर हो गया, जिस दिन वो पर्पस क्लियर हो गया कि क्यों लिखनी है, क्यों लिखनी है, जिस दिन वो आपको क्यों क्लियर हो गया ना, then why, then what and how, वो ऊपर वाला रास्ते बनाता रहता है. मैंने तो कभी सोचा नहीं था बुक लिखने के लिए, लेकिन जिस दिन मेरा पर्पस क्लियर हो गया उस दिन मैंने 2 दरवाजे नॉक किए, एक मेंटर मिल गया. तीसरा दरवाज़ा नॉक किया, अच्छा घोस्ट राइटर मिल गया. चौथा दरवाज़ा नॉक किया, एक अच्छा पब्लिशर मिल गया. 5वां नॉक किया, आप जैसे लोग जो इसको हेल्प कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करने में, क्योंकि पर्पस क्लियर था. तो आई थिंक डोर शायद 2-4-5 और डोर नॉक करता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्लियर था. वाओ, कैसा लग रहा है बुक लिख के? बहुत अच्छा लग रहा है आकाश. सबसे आई कैन सी सो मेनी पीपल टॉकिंग अबाउट इट. आकाश, सबसे अच्छी बात पता है क्या लग रही है? आई एम बीइंग रिटन, अननोन पीपल आर रीचिंग आउट टू मी एंड सेइंग कि आई हैव मेड माय चिल्ड्रन रीड इट, आई एम गिफ्टिंग इट टू माय नेफ्यूज एंड नीसेस. Somebody said this is the book that is probably a book that I have read in one session altogether. क्योंकि मैंने बुक ना नॉन बुक रीडर्स के लिए लिखी है. इसमें वो इंग्लिश यूज़ करी है जो इंग्लिश जितनी मेरे को 25 साल पहले आती थी. इसमें वो सारे वर्ड्स हटा दिए गए जो मेरे को 25 साल पहले नहीं आते थे. तो ये दिस बुक इज रिटन फॉर अ नॉन बुक रीडर
फॉर अ -1 to +3 इन टर्म्स ऑफ इट्स एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, कि शुरू करने का मन है या पहले 3-4 साल हो गए हैं शुरू करते हुए, तो उनके लिए बहुत अच्छे लेसन हैं। तो मेरा तो गोल यही है कि मैं इसलिए लिखी, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि अगर किसी भी, शायद कोई हज़ारों लोग पढ़ेंगे, लाखों लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक की भी लाइफ कुछ डिग्री से चेंज कर पाई ये बुक, तो मैंने अपना पर्पस पूरा किया। या एब्सोल्युटली, ये बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू गेट दैट रिव्यू, दैट फीडबैक, वो एक कमेंट, वो एक पॉजिटिव फीलिंग। एक चीज़ बताइए, और मुझे ये स्टार्टअप की जर्नी में ना एक अर्ली स्टेज होती है व्हेन दिस इज आइडिया, फिर एक स्टेज होती है मिडिल स्टेज व्हेन यू आर बिल्डिंग द टीम एंड यू आर वांटिंग टू एक्सपैंड, फिर ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल दैट जर्नी, एंड देन IPO एंड देन स्केल अप। तो and since you've seen so many businesses in your journey, early to long stages, right? I think Tyro would be how old, or SVG would be? SVG ran for about, started from 2008 and we ran till 2017. Yeah, so almost 10 years you ran that business. So which is the toughest stage? Yeah, and one is that, and what is the most important in each of these stages for a person? Yeah, I think tough, every stage has different toughness. टफ तो हर स्टेज होती है, ऑफ कोर्स सबसे पहली स्टेज होती है, वही वाली बात है कि स्टार्ट करना। उसके बाद हर स्टेज टफ है, लेकिन आप उस समय से निकलते जाओ, रेजिलिएंट होना बड़ा चाहिए। तो व्हाट इज द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल इज रेजिलियंस, शोइंग अप एवरी सिंगल डे, करते जाओ, रास्ता बनता जाएगा। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज किस स्टेजेस में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली स्टेज जब आप अपना माइंडसेट चेंज करते हैं, मैंने उसके बारे में काफ़ी बात करी। सेकेंड इज जब आप, सबसे इंपॉर्टेंट है, टीम बनाते हैं। आकाश, मैं आई एम सो फॉर्चुनेट दैट पीपल हु हैव बीन सराउंडिंग मी, और आई हैव बीन सराउंडिंग देम, और वी हैव बीन सराउंडिंग ईच अदर। Even now after 25 years, we are still connected by way of either invested in each other, working with each other, or have impacted our each other's lives. तो people becomes the first, जो आपकी टीम है ना, that becomes the first and the most important thing successful. So but any ingredients on team if you want? Value system. Lot of people say intelligence and many other factors. मेरे ख्याल से वैल्यूज़ मैच होनी बड़ी ज़रूरी है। जैसे किसी रिलेशनशिप में ना वैल्यूज़ मैच होनी ज़रूरी है। हर कंपनी का, हर फाउंडर का एक काम करने का तरीका है। आपका अलग होएगा, शायद आपके कॉम्पिटिटर के फाउंडर का अलग तरीका होएगा। जिप का एक अलग वैल्यू सिस्टम है, ठीक है। अब आपकी वो कोर टीम का ना, वो वैल्यू सिस्टम जो आपका है, जो कंपनी का है, वो मैच करना बड़ा ज़रूरी है। हमारा तरीका है ये, बिल्कुल, और हम प्राइड फील करते हैं इस तरीके से। हम किसी और की लाइफ जैसे नहीं जी सकते, किसी और का तरीका नहीं जी सकते, तो हमारे को वो वैल्यू सिस्टम अलाइन होना बड़ा ज़रूरी है। तो आई थिंक दिस, इन माई ओपिनियन, you can compromise on hiring an 8.5 out of 10 guy. True. But not hire the guy who's 10 on 10 but doesn't meet your value system. क्या पता उसको लैम्बोर्गिनी चलानी हो, आप मारुति में खुश हो। सही बात है, बहुत ज़रूरी है। तो वैल्यू सिस्टम इन सो मीटिंग ऑफ माइंड। सो आई थिंक सेकंड स्टेज ये है, मैं टीम आपकी सॉलिड बन जाए, जो आपके साथ लंबी रेस कर सके। थर्ड आई थिंक है आपके इन्वेस्टर्स और आपका बोर्ड। आकाश, मेरी लर्निंग ये रही है, सक्सेस ऑफ अ कंपनी इज समटाइम्स और अ लॉट ऑफ टाइम्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द बोर्ड। जितना ज़्यादा बड़ा बोर्ड, मेरे को लगता है वहाँ पर कहीं ना कहीं दिस स्टेज पे, बड़ी कंपनीज हों, जायंट्स हों, अलग बात है, लेकिन जो ये थर्ड स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, जब आपके पास इन्वेस्टर्स आ गए, तो आपका बोर्ड जितना छोटा रहे उतना अच्छा। क्योंकि क्या होता है ना, हर इन्वेस्टर का एक ऑब्जेक्टिव, एक एंट्री पॉइंट, एक सोच अलग होती है, और कोई डिसीजन और कोई थॉट प्रोसेस ना सही है ना गलत है, लेकिन पैरालिसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग अगर हो जाए एक बोर्ड में और अलाइनमेंट ना रहे, तो वो फाउंडर और वो कोर टीम ना बहुत हिल सी जाती है, और आपको सही मेंटर्स ना मिले उस समय। बोर्ड इज़ लाइक
इज रियली योर ड्राइविंग फोर्स. तो बोर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है. देन आई थिंक एक स्टेज आती है जब आप इसको क्रॉस कर जाते हैं. वो एक स्टेज में जब आप एक डीप सीज में होते हैं, तो आई थिंक यूजेज ऑफ कैपिटल बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज आ जाती है. मैंने बहुत कंपनीज देखी हैं जो यूजेज ऑफ कैपिटल को सही तरह नहीं करती. और शायद इसमें मैंने एक 75-25 का फॉर्मूला है मेरा हमेशा, जिसमें आप अगर 100 रुपीज़ रेज़ करें तो 25 तो भूल ही जाइए कि आपने रेज़ किया. आप ये समझिए आपने 75 रेज़ किया. और 70 कीप अ लार्ज बफर फॉर रेनी डे. सो कैपिटल एलोकेशन becomes a very important aspect of the company at this stage. तो आई थिंक ये 4 स्टेजेस की मैंने बात करी. इसमें सबसे पहले एक स्टेज की बात करूँगा जो पार्टनर, को फाउंडर. तो आपके स्टार्ट के बाद आपका जो पार्टनर है पीपल से पहले, वो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैरिज, बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो आई थिंक और मैंने इस पर एक फ्रेमवर्क बनाया है 4 P's का, जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स कैन बी एक्सटेंडेड टू पेरेंट्स, मेंटर्स, एडवाइजर्स, गार्जियंस. देन पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर एंड बिजनेस पार्टनर. देन पीपल, एंड पीपल इज योर टीम, योर वेंडर्स, योर कोर टीम, etc. And lastly, P is prayers. सबकी चाहिए वो तो. तो ये जो अलाइनमेंट है ना 4 P's की, बड़ी इंपॉर्टेंट. तो इसलिए आपने जो हर स्टेज पे पूछा, आपका अपना माइंडसेट टू स्टार्ट, पार्टनर्स, पीपल, बोर्ड एंड कैपिटल एलोकेशन. इस स्टेज के बियॉन्ड मैंने भी देखना अभी. उसके लिए 2 वर्जन 2 भी तो आएगा. हाँ, एब्सोल्युटली. No, this is so much more learning for me, you know, with sitting with you, and you know, you're a wealth of information. We've met so many times, right? But never got to know you so much, right? So thank you so much for sharing so much knowledge on this podcast. And I think one thing that I would want you to do is to sign this for me. अरे वाह. या वो मैं चाहूंगा कि आप इसको साइन करके दें मुझे. ऑटोग्राफ कॉपी चाहिएगी मुझे हमारे ऑथर की. बिल्कुल. और मैं इसमें आपके लिए ये लिख रहा हूँ, डियर आकाश, दिस इज फॉर द ड्रीमर इन यू. सो नाइस. एंड मे यू कंटिन्यू टू डेयर ऑलवेज. करेक्ट. DARE. यस. कंटिन्यू टू. आप आज भी डेयर कर रहे हैं, मैं आज और ये आप हमेशा करते रहें. और मेरी शुभकामनाएं हैं पूरे जिप के साथ, आपके साथ, कि दिस कंपनी बिकम्स सो वेरी बिग एंड मेक्स एवरी वन ऑफ अस प्राउड. Thank you so much on that, and definitely we are all crazily building this and putting all our energy to make this firepower becoming a rocket ship. तो मजा आ रहा है सर. Thank you very much for inviting me. Thank you so much. So nice to have you here. Cheers.